हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एडुटेप में। यहाँ पर हम यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओएओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अभ्यास सीरीज में आज जो जनरल साइंस का हमारा टॉपिक है केमिकल चेंजेस पार्ट 2 पर है। पार्ट 1 में हमने कुछ केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस के बारे में बेसिक चीजें पढ़ी थी। आज पार्ट नंबर 2 में हम सारे केमिकल चेंजेस में क्या क्या चीजें होती है, कैसे केमिकल चेंजेस के आपको आंसर करना है, इस पार्ट में हम समझने वाले। तो ये जो टॉपिक है केमिकल चेंजेस वाला, ये 2 पार्ट में आपका रहेगा और दोनों ही पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा चेंज रिवर्स नहीं हो सकता। तो जो चेंज रिवर्स हो सकते हैं वो फिजिकल चेंज होते हैं, और जो चेंज रिवर्स नहीं हो सकते वो हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं ज्यादातर, लेकिन कुछ उसमें एक्सेप्शन भी आ जाएगा। लेकिन अभी हमारे से पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन से चेंजेस को आप रिवर्स नहीं कर सकते, यानी कि इनडायरेक्टली ये केमिकल चेंजेस के बारे में पूछ रहा है। केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है, कोई ना कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, और एक बार अगर वो चेंज हो गया उसके बाद आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं मेल्टिंग ऑफ वैक्स, जब भी कोई चीज मेल्ट हो रही है उसे आप रिवर्स आसानी से कर सकते हैं, और मेल्टिंग जो है वो फिजिकल चेंज के अंदर आता है। मेल्टिंग जो है हमारे किसके अंदर आता है, फिजिकल चेंज के अंदर आता है, उसमें स्टेट में चेंज हो रहा है। बॉइलिंग की अगर बात करते हैं तो बॉइलिंग में क्या होता है, लिक्विड गैस में बदलती है, यहाँ पर भी स्टेट में चेंज आ रहा है और इसे भी आप रिवर्स कर सकते हैं, ये फिजिकल चेंज के अंदर आता है। फ्रीजिंग की अगर बात करते हैं तो फ्रीजिंग भी हमारा फिजिकल चेंज के अंदर आता है, इसे भी आप रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन राइपनिंग ऑफ फ्रूट, एक बार फ्रूट राइप हो गए उसे आप वापस से उस फ्रूट को उसके सीड्स में नहीं ला सकते। राइपनिंग ऑफ फ्रूट जो है एक केमिकल चेंज का एग्जांपल है और इसे हम रिवर्स नहीं कर सकते, ये इरिवर्सिबल है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। व्हेन आयरन नेल्स आर डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हाट चेंजेस इज ऑब्जर्व्ड। अब यहाँ पर हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। हमारे पास अभी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन होता है इसके बारे में पहले हमें समझना है। कॉपर सल्फेट हमारा जो होता है उसे हम ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल सॉल्यूशन भी कहा जाता है, ये ब्लू कलर का रहता है। तो कॉपर सल्फेट अगर हमारे पास है, यहाँ पर CuSO4 है, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। अगर आप इसमें आयरन की नेल डालते हैं, ये आयरन की नेल है, ये आयरन की नेल है, Fe की नेल है, आयरन मतलब Fe। तो जब आप कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का था उसमें जब आप आयरन की नेल डालते हैं तो यहाँ पर क्या होने लगता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने लगता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि जो एक मटेरियल है, जो सिंगल मटेरियल है, सिंगल यहाँ पर कौन सा है, आयरन, आयरन क्या करेगा, अपने से लीस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, अपने से लीस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर लेगा, यानी कि उसकी जगह पर जाकर बैठ जाएगा, उसको उसकी जगह से हटा देगा। तो क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा, और साथ ही साथ कॉपर हमारा अलग निकल जाएगा। तो जब आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन की नेल डालते हैं तो जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था अब क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा। और ग्रीन कलर का जो सॉल्यूशन है उसे क्या कहा जाता है, आयरन सल्फेट कहा जाता है। और जो आयरन की नेल थी उसके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर आ जाएगी, वो किसकी रहेगी, कॉपर की रहेगी। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है और ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आपको देखना है, आपको बोल रहा है कि जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में आपने डिप किया तो यहाँ पर कौन सा चेंज आपको दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन डार्कन्स, रेडिश ब्राउन लेयर फॉर्म्स ऑन नेल, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्स। देखिए पहले तो व्हाइट, जो आपको ऑप्शन मैंने अभी आपको जो समझाया उसमें जो ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है आप उसे काट दीजिए। व्हाइट प्रेसिपिटेट कहीं पर नहीं हो रहा है, या तो ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन था ग्रीन कलर का हो रहा है, व्हाइट कलर नहीं आ रहा है। नो रिएक्शन होकर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है क्या, नहीं, कोई रिएक्शन हो रहा है। अब बचते हमारे दो ऑप्शन कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन डार्क हो जा रहा है क्या, नहीं,
ब्लू कलर का सॉल्यूशन तो ग्रीन हो रहा है, यानी कि हमारा पहला वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है आयरन की नेल के ऊपर। ये जो नेल थी उसके ऊपर कौन सी कलर आ जाएगी? ब्राउन कलर की लेयर। वो किसकी रहती है? कॉपर की रहती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो ये जो रिएक्शन है ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है और ये एनसीईआरटी में भी दिया है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कलर के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन विनेगर रिएक्ट्स विद बेकिंग सोडा? यहाँ पर भी रिएक्ट्स बोल रहा है, रिएक्ट बोल रहा है, यानी कि केमिकल चेंज हो रहा है। केमिकल चेंज हो रहा है जब विनेगर को बेकिंग सोडा के साथ मिलाया जाता है। अब विनेगर में क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। विनेगर में क्या होता है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। CH3COOH हमारा एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। जब इसे बेकिंग सोडा के साथ मिलाया जाता है, बेकिंग सोडा हमारा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा को ही क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका इस्तेमाल हम कुकिंग में करते हैं। किसी भी खाने को फ्लफी बनाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो मैंने आंसर आपको बता दिया है कि जब एसिटिक एसिड में बेकिंग सोडा आप डालेंगे तो क्या बन जाएगा? CH3COONA। सोडियम एसीटेट बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, वाटर बाहर निकलेगा। तो कौन सी गैस बाहर निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है। इसीलिए बेकिंग सोडा को फायर एक्सटिंग्विशर में भी इस्तेमाल किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर क्यों यूज करते हैं? कहीं पर अगर आग लग जाती है, आग किसकी वजह से लगती है? बर्निंग किसकी वजह से होता है? ऑक्सीजन की वजह से। अगर आपको ऑक्सीजन को कट करना है तो आप उसके ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर मारते हैं, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रहती है ऑक्सीजन को कट कर देती है और वहां पर आग जो थी वो बुझ जाती है। तो फायर एक्सटिंग्विशर में भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। बेकिंग सोडा को जब विनेगर में डाला जाए, या विनेगर को जब बेकिंग सोडा में डाला जाता है, बबल्स आने लगते हैं, गैस बबल्स आने लगते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रहते हैं। तो आपको याद रखना है, जब विनेगर को बेकिंग सोडा में डाला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज, जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, ये हमारे पास वाटर है H2O। H2O में जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जब आप पास कराएंगे H2O ब्रेक हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास कराना। तो अब वाटर से आप इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे, यहाँ पर हमें दो नए सब्सटेंस मिलेंगे। तो जब न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है वो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। तो ये फिजिकल चेंज वाले ऑप्शन को आप काट दीजिए। अब ये एंडोथर्मिक केमिकल चेंज है कि एक्सोथर्मिक केमिकल चेंज है? एंडो का मतलब होता है हीट या एनर्जी जो रहती है एब्जॉर्ब होती है, हीट या एनर्जी जो रहती है एब्जॉर्ब होती है, और एक्सो का मतलब होता है हीट जो है वो रिलीज होती है। तो यहाँ पर वाटर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? एंडोथर्मिक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। ना केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को रिएक्टेंट कहते हैं और जो फॉर्म होता है राइट हैंड साइड में उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो रिएक्टेंट का मास रहता है वो प्रोडक्ट के मास के एकदम बराबर रहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि जितना रिएक्टेंट का मास रहता है उतना ही प्रोडक्ट का मास रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। अगर यहाँ पर मैंने C+O2 मिलाया है, क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन का मास कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है। लेकिन यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ हो जाएगा 32। 12 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। यहाँ पर आप निकालेंगे तो भी 44 ही आएगा। तो रिएक्टेंट का जो मास था वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल रहता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। Which of the following represents chemical reaction?
कहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर पहले H2O जो था लिक्विड था, अब लिक्विड जो है किस में बदल गया है, गैस में बदल गया है, वेपर्स में बदल गया है। तो यहाँ पर स्टेट में चेंज आ रहा है। पहले जो वाटर था वो लिक्विड स्टेट में था, अभी जो वाटर है वेपर स्टेट में है। तो स्टेट में चेंज आ रहा है, ये किसका एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल। और फिजिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। आगे देखते हैं NaCl। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, जिसे ब्राइन भी कहा जाता है, वो सॉल्यूशन में है, सॉलिड में है, सॉलिड फॉर्म में है। अब वो किस में बदल गया है, एक्वस फॉर्म में बदल गया है। ये भी यहाँ पर स्टेट में चेंज आ रहा है, ये भी फिजिकल चेंज है। कार्बन डाइऑक्साइड पहले सॉलिड है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, ड्राई आइस कहा जाता है। ये भी आपको पता रहना चाहिए। अभी कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है, अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल गई है, यहाँ पर भी फिजिकल चेंज हो रहा है। लेकिन जब आयरन को पानी में मिलाया जाता है, या आयरन के ऊपर, लोहे के ऊपर जब पानी पड़ता है, लोहे के ऊपर जब ऑक्सीजन पड़ती है, तो उसके ऊपर रस्टिंग आने लगती है। वो क्या होने लगता है, कोरोड होने लगता है, उसके ऊपर जंग लगने लगती है। तो आयरन जो है हवा और पानी के कांटेक्ट में जब जंग बन जाती है, जब कोरोजन हो जाता है, वो केमिकल रिएक्शन वहां पर हो रहा है, वो केमिकल चेंज का एग्जांपल है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एविडेंस फॉर केमिकल रिएक्शन अकरिंग। यहाँ पर कहाँ पर आपको दिख रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो सकता है, उसके लिए क्या एविडेंस आप देखेंगे। अगर टेम्परेचर में चेंज होता है, मैंने आपको पार्ट 1 में एक एग्जांपल बताया था कि जब जिंक ग्रैन्युअल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाया जाता है, तो जिंक क्लोर, अभी मैंने वो क्वेश्चन वापिस से भी डाला है, उससे एक बेटर क्वेश्चन आपके लिए डाला है। तो जिंक क्लोराइड को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाया जाता है, जिंक क्लोराइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। आप देखेंगे कि जो बीकर था वो आप जब छुएंगे तो गर्म हो जाता है। तो चेंज इन टेम्परेचर केमिकल रिएक्शन का एक एविडेंस है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जब प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है, जो चीज नीचे बैठ जाती है, पूरे तरीके से मिक्स नहीं होती है, उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और साथ ही साथ पानी बाहर निकल जाता है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो प्रेसिपिटेट होता है और उसकी वजह से हमारा लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। तो ये प्रेसिपिटेट बनना भी केमिकल रिएक्शन का एक एविडेंस है। गैस इवॉल्व होना, यहाँ पर गैस इवॉल्व हो रही है। तो गैस इवॉल्व होना, जब हम बेकिंग सोडा में विनेगर डाले थे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही थी, वो भी केमिकल रिएक्शन का एक एविडेंस है। तो यहाँ पर तीनों की तीनों हमारे केमिकल रिएक्शन बता रहे हैं कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। A student added dilute hydrochloric acid to a test tube containing zinc granules। अभी आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, अभी आपके पास टेस्ट ट्यूब है, इसमें जिंक ग्रैन्यूल्स है, जिंक के ग्रैन्यूल्स है। जब आप इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देंगे, कोई एक लड़का है वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिंक ग्रैन्यूल में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो क्या हो जाता है, तो जब जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलते हैं तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। और ये हाइड्रोजन गैस जो है ऊपर की तरफ मिलती है। हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलती है, अपर में मिलती है। जो बीकर रहता है, जो टेस्ट ट्यूब रहता है, उसके ऊपर मिलती है और हमारा जो बीकर रहता है वो गर्म हो जाता है। तो आपको बताना है यहाँ पर केमिकल रिएक्शन आप कैसे बताएंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जिंक ग्रैन्यूल सेटल एट द बॉटम, क्या जिंक नीचे बैठ जाता है, क्या नहीं, जिंक ग्रैन्यूल तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिल जाता है, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। द सॉल्यूशन रिमेन्स क्लियर, क्या सॉल्यूशन क्लियर हो जाता है यानी कि कलरलेस हो जाता है, क्या नहीं, यहाँ पर तो कलर की कोई बात ही नहीं है। बबल ऑफ गैस आर प्रोड्यूस, बिल्कुल सही कि गैस प्रोड्यूस होती भाई आपको दिखेगी। वो कौन सी गैस रहती है, हाइड्रोजन गैस रहती है। हाइड्रोजन गैस के बबल्स आपको टेस्ट ट्यूब के ऊपर दिखाई देंगे। और हाइड्रोजन गैस को टेस्ट कैसे किया जाता है, जब आप इस टेस्ट ट्यूब के पास बर्निंग मैच स्टिक लेकर आएंगे, वहां पर आपको पॉप साउंड सुनाई देगी। अगर आपको पॉप साउंड सुनाई दे रही है, इसका मतलब वहां पर कौन सी गैस रिलीज हुई है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। सॉल्यूशन कोल्ड होगा, क्या नहीं, सॉल्यूशन तो हॉट हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो गया है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म,
यहाँ पर किसमें न्यू सब्सटेंस बन रहा है, इसका मतलब केमिकल चेंजेस के बारे में पूछा। ऐसे ही आपको पहचानना है कि वो क्वेश्चन में आपको केमिकल चेंज पूछ रहा है कि फिजिकल चेंज पूछ रहा है। तो यहाँ पर केमिकल चेंज किसमें हो रहा है, किसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, जब आप वाटर को बॉईल करते हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर फिजिकल चेंज है, तो यहाँ पर नहीं हो रहा है। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि अगर कोई भी चीज को डिसॉल्व करते हैं वो फिजिकल चेंज का एग्जांपल है, नया सब्सटेंस नहीं बनता है। कटिंग ऑफ पेपर, पेपर को कट करना, वहां पर भी फिजिकल चेंज हो रहा है, यहाँ पर कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है। लेकिन जब राइस को कुक करते हैं, आप राइस कुक करने के बाद उसे रिवर्स नहीं कर सकते और ये न्यू सब्सटेंस बनता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कुकिंग जो है केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, डाइजेशन जो है केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, लेकिन कटिंग, चॉपिंग ये फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच केमिकल प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेंसिडिटी इन फूड। अब आपको कुछ यहाँ पर चीजें समझना है। आपने अगर कोई चिप्स का पैकेट खरीद कर लाया, वो चिप्स का जो पैकेट है आपने देखा होगा कि चिप्स का पैकेट रहता तो बड़ा है, लेकिन उसमें चिप्स जो रहती है थोड़ी सी रहती है, या कुरकुरे जो रहते हैं थोड़े से रहते हैं, पूरी हवा रहती है। वो जो गैस रहती है वो क्या रहती है, नाइट्रोजन गैस रहती है। जो भी चिप्स वगैरह के, कुरकुरे के, जिसके भी आप पैकेट्स लेकर आते हैं, वो जो हवा रहती है वो नाइट्रोजन गैस रहती है। वो नाइट्रोजन गैस हमारे खाने को, हमारे फूड को रेंसिड होने से बचाती है। रेंसिड का मतलब क्या है, स्मेल चेंज हो जाना, टेस्ट चेंज हो जाना, जो उसमें कुरकुरापन है वो चेंज हो जाना। तो नाइट्रोजन उसमें इसलिए डाला जाता है, नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है जो हमारे फूड को रेंसिड होने से बचाता है। लेकिन अगर एक बार आपने पैकेट खोल दिया तो थोड़े समय के बाद उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, स्मेल चेंज हो जाती है, हमारा फूड रेंसिड बन जाता है। तो रेंसिडिटी किसके कारण होती है, ऑक्सीजन के कारण होती है। किसके कारण होती है, ऑक्सीजन के कारण होती है। जब हमारा फूड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, क्योंकि नाइट्रोजन तो बाहर निकल गई, जैसे ही आपने चिप्स के पैकेट को कट किया उसमें से नाइट्रोजन गैस तो बाहर निकल गई। अब जो चिप्स है वो किसके कांटेक्ट में आ जाएंगे, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाएंगे। अगर कोई चीज ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो रेंसिडिटी इन फूड किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे हमारे केमिकल चेंजेस के पार्ट 1 हमने पहले किया था, ये पार्ट 2 है। केमिकल चेंजेस के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आते हैं, तो ये दोनों पार्ट को आपको बहुत अच्छे से करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।